तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 10 अगस्त की सुबह सुबह पाकिस्तान के इस्लामाबाद से ब्रिटेन में सरे पुलिस को एक कॉल जाता है। फ़ोन करने वाला बताता है कि वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद से बोल रहा है और उसका नाम उरफान शरीफ है, उम्र 43 साल है। इसके बाद वो बताता है कि सरे के एक इलाके में वो एड्रेस लिखाता है और कहता है कि ये 3 बेडरूम एक घर है और इस घर की पहली मंजिल पर एक रूम के अंदर एक बेड के ऊपर एक लाश है। फिर कहता है कि वो लाश मेरी बेटी की है और मैंने ही उसे मारा है। वो फ़ोन पे लगातार रो रहा है और पुलिस से कहता है कि मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया, मैंने मारा और मैं ही अपनी बेटी का गुनहगार हूँ। तो ये भी कहता है कि मैं अपने आप को कानून के हवाले भी करूँगा। एड्रेस और ये सारी चीज़ें बताकर 8.5 मिनट तक वो सारी बात होती है, फ़ोन रख देता है। Okay, what's happened? But What number? What number? number 6. Okay. Take a deep breath. Take a deep breath and tell me what's happened. I cannot. I physically punished my Okay. daughter and she died. I left home in a panic. God, she is allowed at home. I need you to take a breath because I cannot understand what you're saying, okay? Your daughter has I died. killed my daughter. I killed my daughter. अब इधर सरे पुलिस को जैसे ही ये फ़ोन मिलता है, एड्रेस चूँकि लिखा हुआ था, फ़ौरन सरे पुलिस की एक टीम उस बताए हुए पते पर पहुंचती है। 3 बेडरूम का ये घर खाली पड़ा था। पुलिस की टीम अंदर जाती, ये भी पता था कि पहली मंजिल के एक कमरे में बताया उसने कोई लाश है। अब फर्स्ट फ्लोर के एक बेडरूम में पुलिस दाखिल होती है। जब अंदर दाखिल होती है तो सामने एक बेड पर उसकी नज़र पड़ती है। बेड बिल्कुल चादर, सारी तकिया, चीज़ें करीने से, सलीके से बिछी हुई है। बेड के ऊपर एक चादर, एक पुलिस अफसर उस चादर को हटाता है तो एक 10 साल की बच्ची की लाश मिलती है। उसके दोनों हाथ एक तरफ थे, वो औंधी मुँह लेटे हुई थी। चादर हटाने के बाद पुलिस जब उस बच्ची को देखती है तो उसके जिस्म पर अनगिनत ज़ख्मों के निशान थे। फ़ौरन पुलिस की एक टीम उस लाश को उठाती है इस उम्मीद में कि शायद कुछ ज़िंदगी बाकी हो और उसे हॉस्पिटल भेज देती है। पुलिस कमरे की तलाशी लेती है। जब कमरे की तलाशी लेती है तो उस कमरे से 3 पन्नों का एक नोट मिलता है जो उसी बेड पर उसी लाश के साथ एक तकिए के नीचे रखा हुआ था। और जो 3 पन्ने का ये नोट है, ये वही नोट है, उसकी ओरिजिनल तस्वीर है। इंग्लिश में लिखा हुआ ये नोट था। पहले पन्ने पे सिर्फ 3 शब्द थे, लव यू सारा। इसके बाद दूसरे पन्ने पर वो लिखता था कि जो हिंदी में है, इसका तर्जुमा वो ये है कि जिसे भी ये नोट मिले मैं उसे बता दूं कि मेरा नाम उरफान शरीफ है और मैंने ही अपनी बेटी का कत्ल किया है। मैंने अपनी बेटी को पीटा है, मारा है और अब मैं भाग रहा हूँ क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ पकड़े जाने से। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही अपनी सज़ा भुगतने के लिए कानून के हवाले खुद को कर दूंगा। इसके बाद वो आगे लिखता है कि मैं ऊपर वाले की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा मारने का अपनी बेटी को कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर मुझे अपने गुस्से पे काबू नहीं रह पाया। फिर लास्ट में लिखता है कि मेरी बेटी एक मुस्लिम है और मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से उसे दफना दिया जाए। फिर ये लिखता है जो आखिरी लाइन है कि मैं अपनी बेटी के पोस्टमार्टम पूरा होने से पहले वापस आ जाऊंगा। अब ये लेटर गया, जो नोट मिला, उससे पहले इस्लामाबाद से कॉल आया। कॉल सच था, लाश थी। पुलिस अब लेकर जाती है, तफ्तीश शुरू करती है। और जब तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि सरे के इस घर में एक पाकिस्तानी फैमिली रहा करती थी और उस फैमिली का जो मुखिया था वो था उमरान शरीफ, उम्र 43 साल। उमरान शरीफ के साथ उसकी दूसरी बीवी, जिसका नाम बिनिश बतूल है, जिसकी उम्र करीब 30 साल, वो रहती थी। और उमरान शरीफ का एक छोटा भाई जिसका नाम फैसल मलिक है, वो रहता था।
और इन तीनों के अलावा उरफान के सारा के अलावा 5 और बच्चे थे। तो ये भरा पूरा परिवार इसी 3 बेडरूम के कमरे में रहा करता था। उरफान 2001 में पाकिस्तान से ब्रिटेन गया था। वो एक टैक्सी ड्राइवर था, वहाँ टैक्सी चलाकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। ब्रिटेन जाने के बाद उरफान की मुलाकात एक पोलैंड की लड़की से होती है और उस पोलिश लड़की का नाम था ओल्गा। ओल्गा से मुलाकात होती है, फिर दोनों में प्यार होता है और इसके बाद 2009 में उरफान शरीफ ओल्गा से शादी कर लेता है। शादी के बाद इन्हें एक बेटा होता है और एक बेटी होती है, वो बेटी सारा थी। सारा का जन्म 11 जनवरी 2013 को हुआ था। ठीक ठाक कुछ दिनों तक ज़िंदगी चली, लेकिन 2015 आते आते पति पत्नी में खटास शुरू हो जाता है। 2015 में उरफान शरीफ और ओल्गा दोनों अलग हो जाते हैं। जब अलग होते हैं तो दोनों बच्चे ओल्गा के साथ थे, लेकिन फिर बाद में उरफान शरीफ उन दोनों बच्चों की कस्टडी लेने में कामयाब हो जाता है। अब सारा और उसका बेटा उसके साथ और ओल्गा वापस पोलैंड अपने घर चली गई, अपने देश। कुछ वक्त बीता, इसके बाद उरफान ने दूसरी शादी की। इस बार उसने पाकिस्तानी मूल की एक महिला बिनिश बतूल से शादी की। बिनिश बतूल से भी बच्चे हुए। अब उरफान, उसकी पत्नी बिनिश और साथ में उसका भाई फैसल मलिक, ये लोग रह रहे थे। दोनों टैक्सी चलाते, सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही सारा अपनी माँ से जुदा हुई और फिर सौतेली माँ आई, घर का माहौल बदल गया। जब बेनिश बतूल के अपने बच्चे हुए, उसके बाद सारा की तरफ से उसका मोह कम हो गया, प्यार कम हो गया। और जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, सगी और सौतेली वाली, कई बार, हालांकि हर बार ये सच नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके माँ बाप या बच्चे सौतेले हैं लेकिन सगे से कम प्यार नहीं देते। मैं ऐसी कई फैमिली को जानता हूँ। लेकिन यहाँ कुछ वैसी चीज़ थी नहीं। अब धीरे धीरे सारा बड़ी हो रही है और सारा के ऊपर जुल्म सितम का सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी शिकायत होती तो बतूल के कहने पर बाप उरफान उसे पीट देता, कभी माँ पीटती, और ये सिलसिला चलने लगा, शुरू हो गया। यहाँ तक कि एक बार 2023 में इतना ज़्यादा पीटा था कि उसके पूरे चेहरे पर और जिस्म पर ज़ख्मों के निशान थे सारा को। तो वो साफ दिखाई दे रहे थे। स्कूल जाती तो स्कूल में लोग पकड़ लेते। तो डर से माँ बाप ने सारा का नाम स्कूल से कटवा दिया, ये कहकर कि अभी वो घर में स्टडी करेगी, जो कि ज़ख्म राज ना खोल दे। सारा को म्यूज़िक का बड़ा शौक़ था, गाने का शौक़ था, बोलने का शौक़ था, भाषण देने का शौक़ था, और बहुत ही प्यारी सी बच्ची। लेकिन यही सारी चीज़ें उसके माँ जो है उसको नापसंद थी, और उसके बाद वो अक्सर उसके ऊपर टॉर्चर होना शुरू हो गया। ये सिलसिला चलता रहा और आखिरकार 9 अगस्त को सारा इन सारे ज़ख्मों से आज़ाद होकर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जैसे ही सारा की मौत की कंफर्मेशन हुई, पूरा परिवार, उरफान शरीफ, उसकी पत्नी, उसका भाई, बाकी बच्चे, उनको लेकर वो वापस इस्लामाबाद पहुंच गया 9 अगस्त को, डेड बॉडी मिलने से पहले एक दिन। और 9 अगस्त को पहुंचने के बाद 10 अगस्त की सुबह सुबह उसने कॉल किया, और उसके बाद फिर पुलिस पहुंचती है और वो सारा की लाश मिलती है। अब पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच में प्रत्यर्पण संधि नहीं है, ट्रीटी नहीं है कि एक दूसरे मुजरिम या कैदियों को एक दूसरे को सौंपा जा सके कानूनी तरीके से। उधर जब सरे पुलिस पहुंची और चूँकि एक ऑलरेडी बाप का फ़ोन आ चुका है, वो एक्सेप्ट कर चुका है। कमरे के अंदर से एक नोट मिला 3 पन्ने का, जिसमें वो कह रहा है कि मैं उरफान शरीफ हूँ, मैंने अपनी बेटी को मारा है, मैं मारना नहीं चाहता था, मैं खुद फिर कानून के हवाले भी कर दूंगा अपने आप को। तो शक की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन तब तक ये पता चल चुका था कि ये पूरा परिवार वहाँ से भाग चुका है। अब सरे पुलिस कोशिश कर रही है कि इसे किसी तरीके से गिरफ्तार कर ब्रिटेन लाया जाए ताकि उसको अदालत के सामने पेश किया जाए। इधर इसी बीच अब सारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसके बाद जो सारा की कहानियाँ मीडिया में आई,
जिसने भी सुनी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक 10 साल की इतनी प्यारी बच्ची के ऊपर इतने जुल्म ढाए गए होंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सारा के पूरे जिस्म पर 71 इंजरी मार्क थे, 71 जख्मों के निशान थे। और उससे भी खतरनाक ये कि इन 71 इंजरी मार्क के अलावा 25 जगह पर उसकी बॉडी में फ्रैक्चर था। 25 जगह पर हड्डियां टूटी हुई थी, रिब्स, पसलियों की हड्डियां, बाकी जगह पर हड्डियां टूटी हुई थी। यहां तक कि उसके जिस्म को घर में यूज होने वाले प्रेस आयरन से जलाया गया था और वो जलने के पूरे निशान थे कि आयरन को पूरा गर्म करके और उसके नंगे जिस्म पर उसको रखा गया। उसके शरीर पर अनगिनत जगहों पर दांत से काटने के निशान थे। यहां तक कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही क्लियर नहीं हो पाया कि सारा की असल में मौत हुई कैसे। कोई भी जख्म जानलेवा हो सकता था। और सबसे बड़ी बात यह कि वो जो 25 जगहों से फ्रैक्चर था, हड्डियां टूटी हुई थी, और अगर पसलियों की भी हड्डियां टूटी हुई हों तो उस इंसान के दर्द की इंतहा क्या होगी। मतलब आप सोचिए कि पसलियों की हड्डियां टूटी हुई हैं और कोई इलाज नहीं, कोई प्लास्टर नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे, किस तरीके से, किस किस दर्द को उसने झेला होगा। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हर एक की आंखें नम कर दी थी। अब इसके बाद हुआ नहीं, गुनहगारों को पकड़ा जाना चाहिए। इत्तेफाक की बात कि ब्रिटेन पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। तभी 13 सितंबर 2023, 9 अगस्त को उरफान और उसका पूरा परिवार भागकर सरे से पाकिस्तान पहुंचा था। और उसके लगभग 1 महीना और 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद 13 सितंबर 2023 को इस्लामाबाद से वाया दुबई और दुबई से ये फिर से पूरा तीनों पति, पत्नी और भाई, बच्चे पाकिस्तान में ही थे। जो उरफान शरीफ हैं उसके फैमिली के पास, माँ बाप के पास, बाकी मियाँ बीवी और उसका भाई फैसल मलिक, ये लोग वापस सरे जा रहे हैं। दुबई से फ्लाइट पकड़कर अब ये वहाँ पहुँचते हैं। गेटविक एयरपोर्ट पर जैसे ही ये प्लेन लैंड करता है, सरे पुलिस को इनके आने की भनक मिल चुकी थी। तो प्लेन जैसे ही लैंड किया, सरे पुलिस की एक टीम, अभी प्लेन रनवे पर है, पैसेंजर उतरा नहीं है, कोई भी उतरे नहीं है, पुलिस उस प्लेन के अंदर दाखिल होती है। और दाखिल होने के बाद उरफान शरीफ, उसकी पत्नी बेनिश बतूल और फैसल शरीफ, इन तीनों को ये बताती है कि हम आप तीनों को यहाँ अरेस्ट करने आए हैं और आप पर इल्ज़ाम है आपकी अपनी बेटी और भतीजी के कत्ल का। उसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार कर ले जाया जाता है। ये बाकायदा प्लेन के अंदर गिरफ्तारी के वीडियो है। जो पाकिस्तान से उसने कॉल किया था उसके भी ऑडियो है, जब सरे पुलिस को 10 अगस्त को पकड़ कर ले जाया जाता है। अब ले जाने के बाद पुलिस अपनी तरफ से चार्जशीट दाखिल करती है और 8 अक्टूबर से इस केस का ट्रायल शुरू होता है, इसी साल 8 अक्टूबर। चूँकि वहाँ की परंपरा है, जो भी होता है उसे बताया जाता है आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या आप उससे सहमत हैं, एग्री या नहीं। तो इन तीनों से ही बारी बारी से पूछा गया। उन्होंने बाकी चीज़ें तो बताई, लेकिन जब ये बात आई कि क्या आपने जुर्म किया है, तो सभी ने नो कमेंट्स कह दिया, क्योंकि वकील ने उनको सुझाव दिया होगा। इसके बाद 8 अक्टूबर को जूरी बैठती है, जज सामने है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है। 1 महीना बीत जाता है, ट्रायल चलता रहता है। और फिर नवंबर में अचानक अब तक जो नोट छोड़ चुका, जिसने फ़ोन करके बताया लाश कहाँ, जो ये कह रहा है कि मैंने मारा है, वो वहाँ पहुंचकर अब बदल चुका था। उरफान शरीफ वो कह रहा है कि मैंने अपनी बेटी का कत्ल नहीं किया। और पूरा अक्टूबर ट्रायल के दौरान उसने यही कहा। लेकिन फिर नवंबर का महीना आया, 1 महीने का ट्रायल पूरा हो चुका था। एक रोज़ अचानक कोर्ट में उरफान शरीफ रोने लगता है और कहता है कि मैं अपने जुर्म कबूल करता हूँ, मैंने अपनी बेटी का कत्ल किया, मैंने उसे टॉर्चर किया, मैंने उसे मारा है।
उस घर से एक बैट मिला था, बल्ला, और लोहे के रॉड। बैट के ऊपर भी खून के निशान थे, लोहे के रॉड पर भी खून के निशान थे। उन दोनों से भी सारा को पीटा गया था, और शायद वो जो 25 फ्रैक्चर थे उसी की वजह से। अब जिस्म पर अनगिनत दांत से काटने के निशान थे। तो जब जज ने पूछा कि आपने जुर्म अपना एक्सेप्ट कर लिया तो ये बताइए कि ये बाइट मार्क्स आप ही के हैं। तब इरफान ने कहा कि नहीं, न मैंने प्रेस से जलाया, न मैंने दांतों से काटा कभी सारा को। तो फिर किसने? वो इस पर खामोश हो गया। अब ये था कि फिर उसकी बीवी यानी कि सारा की सौतेली माँ ने ऐसा किया। जज साहब पूछते हैं कि क्या ये बाइट मार्क्स आपके हैं? वो कहती है नहीं। तो कहते हैं ठीक है, इसका डीएनए और फॉरेंसिक जांच से क्लियर हो जाएगा, आपके दांतों के नमूने से और जिस बॉडी पे जो बाइट मार्क हैं दोनों का मिलान हो जाएगा, पता चल जाएगा किसके हैं। तो उसके लिए सैंपल लेना ज़रूरी है आपके दांतों का। तो क्या आप अपना सैंपल देंगी? बेनिश बतूल ने अपने दांतों का सैंपल या नमूना देने से साफ मना कर दिया। अदालत समझ गई कि बाइट मार्क किसके हैं। सारा को उसकी सौतेली माँ ने पूरे जिस्म पर नोच नोच कर काटा था। पूरा ट्रायल ये मुकदमा चलता रहा और आखिरकार 17 दिसंबर की तारीख आई, अभी 11 दिन पहले। 17 दिसंबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस बच्ची पर जो हैवानियत और जुल्म ढाए गए, जिस तरीके से, मतलब एक माँ बाप ऐसा करे ये सोच से परे की चीज़ है। दूसरा कि इन तीनों के अलावा किसी और का काम हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसके बहुत सारे सबूत हैं। तीसरा कि माँ चूंकि सौतेली थी और उसे अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार था, ये बाकायदा कोर्ट के जजमेंट में सारी चीज़ें, और इसीलिए उसने उस मासूम सारा पर जुल्म ढाया। सारा को इसलिए स्कूल से हटवा दिया क्योंकि उसके ज़ख्मों के निशान देखकर स्कूल की टीचर या उसके दोस्त, क्लासमेट शायद पुलिस को कंप्लेंट कर देते, और हर तरह से सारा पर जुल्म ढाए गए। तो अदालत ने इरफान शरीफ को सारा के कत्ल के जुर्म में लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई और 40 साल से पहले उसे कोई पैरोल नहीं मिलेगा। यानी 40 साल उसे जेल के अंदर ही रहना, 40 साल से पहले वो जेल के बाहर आ ही नहीं सकता है। सीधे सीधे इस मामले में इरफान शरीफ की पत्नी बेनिश बतूल को अदालत ने 30 साल की सज़ा सुनाई, लाइफ इम्प्रिजमेंट। 30 साल से पहले उसे कोई पैरोल नहीं मिलेगा, वो बाहर नहीं आएगी। अब तीसरा बचा फैसल, जो मलिक, इरफान शरीफ का छोटा भाई, 29 साल का। अदालत ने कहा कि सारा के कत्ल के पीछे फैसल कहीं शामिल है, इसके कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन ये सब कुछ होता रहा, घर के अंदर सारा पर जुल्म ढाए जाते रहे, उसके ज़ख्मों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये सब देखने के बावजूद वो सारा पर होने वाले जुल्मों को या फिर सारा को मारने से रोकने के लिए उसने कोई कदम नहीं उठाया, ना अपने घर में अपने भाई और भाभी को रोका और ना ही कानून या पुलिस को बाहर इसकी जानकारी दी। इसीलिए ये इस जुर्म में ये भी शरीक है, लेकिन चूंकि डायरेक्ट मर्डर में नहीं है इसलिए उसे 16 साल की सज़ा सुनाई गई। तो 40 साल, 30 साल और 16 साल की सज़ा सुनाई गई। उधर जब सारा की असली माँ जो पोलैंड में, ओल्गा, उनको जब ये कहानी पता चली तो वो सदमे में चली गई। साइकेट्रिस्ट से इलाज होता रहा और उन्होंने कोर्ट से एक अपील की कि मेरी बेटी को जिन जानवरों ने मुझसे अलग किया था, ये लाइन थे, मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें तो सज़ा मिले, लेकिन मेरी बेटी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे उनके धर्म कैथोलिक के हिसाब से आखिरी रस्म उसकी पूरी की जाए। ये उसकी माँ की इस फैसले के बाद एक वो था। तो सोचिए, एक माँ बाप, और बाप तो सगा था, नोट भी लिखा है, मतलब 70 से ज़्यादा जख्म और 25 से ज़्यादा जगहों पर हड्डियां टूटना और 10 साल की सिर्फ एक नाजुक छोटी सी उम्र, क्या कहेंगे उसको।
इस कहानी के कई सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, जैसे वो वीडियो है जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हो रही है, वो ऑडियो कॉल है जो पाकिस्तान से किया गया, वो नोट है जो लाश के साथ तकिए से मिला। मैं आसिम को कहूँगा वो ये सारी चीज़ें आप भी देखें। बस टॉर्चर की और डिटेल बता नहीं सकता, वरना वो डिटेल में है 70 में क्या क्या है, लेकिन बताने से फिर और भी दर्द बढ़ेगा। इसीलिए फ़िलहाल कहानी में आज इतना ही, और कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अनुज चौपाल इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनुज। और ये चंदू चौपाल जी के बेटे हैं। साथ ही जस्मीन का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जस्मीन। और ये सुरेश कश्यप ने भेजा है। मनीष कुमार इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मनीष। दिलीप सुतार इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दिलीप। और विक्रम कुमार इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे विक्रम। नूर सबा शेख और फरीद शेख इन दोनों की आज एनिवर्सरी है, तो नूर सबा और फरीद शेख शादी की सालगिरह आप दोनों को बहुत मुबारक, बधाई। एंड सॉरी फरीद साहब, आपका मेल लेट देखा और मैं कहीं बाहर था तो मुलाकात हो नहीं पाई, लेकिन फिर कभी ज़रूर होगी। तो कहानी में आज इतना ही। कल संडे है, कल रात 11 बजे आज तक पर आप क्राइम कहानियाँ विद शम्स देख सकते हैं। और वैसे अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ, और अब मंडे 30 है, उसके बाद 31 है, तो 31/2024 का आखिरी दिन। पता नहीं 31 तारीख को आप लोग कहानी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, आइडिया नहीं है। तो सुनेंगे तो सुना दूंगा, तो अपना मेल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 31 की नाइट जनरली सभी पार्टी मूड में होते हैं। तो वरना 1 जनवरी साल का पहला दिन, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, काम से होनी चाहिए। तो 1 जनवरी यानी 2025 की तो कहानी पक्की है, डन है। 31 का आप लोग बताएंगे, क्योंकि मुझे तो दफ्तर आना ही है। तो आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ, 30 दिसंबर को। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और जो लोग न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, और इस साल को अच्छे से विदा कीजिएगा, नए साल को अच्छे से लाइएगा। और इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि नया साल हर एक के दामन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।